नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं सवाल आपका। हरियाणा पुलिस के लिए सरदर्द बने शराब माफिया अब हरियाणा के लोगों की जान के दुश्मन भी बन गए हैं। नकली और अवैध शराब बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद से ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। सोनीपत की 3 अलग अलग कॉलोनियों में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की जान चली गई। फरीदाबाद में भी जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई और पानीपत में भी शराब से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बेहद गंभीर विषय है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। गोहाना रोड पर 3 कॉलोनियों में जहरीली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 पेटी अवैध और नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया। बता दें कि किराए के मकान में धड़ल्ले से बेखौफ होकर शराब माफिया अवैध शराब बनाने के कारोबार में लगे हुए थे। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें हमारे को 21 पेटी, 2 बोतल और 2 ड्राम और एक पानी की मोटर और एक जो मशीन जिससे सील लगाते हैं वो, और जो एनवी के ढक्कन हैं, बोतलों पे जो ढक्कन लगते हैं वो, ये सामान मिला है। केमिकल वगैरह मिला है। केमिकल की ये है 12 बोतल मिली है केमिकल की। उसी से बनती है, उसी केमिकल से बनती है। अभी सोनीपत में हुई जहरीली शराब से मौतों का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि पानीपत में एक के बाद एक 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई। परिजनों का कहना है कि गांव की एक महिला खुर्दे का काम करती है और उस महिला से शराब ली थी और शराब से ही धनसोली गांव के 4 लोगों की जान चली गई। भाई मेरी तबीयत खराब है, वो बाहर गए हुए थे तो मैं उसको लेके हम अपना घर आ गए। घर आने के बाद उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाए तो वो थोड़ा तबीयत ठीक हो गई उनकी। फिर रात को उनकी तबीयत 11 बजे के लगभग फिर अचानक ख़राब हो गई। तो हम उसको लेके गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, वापसी ले आए उनको। तो वो 3-4 बजे के लगभग सुबह वो एक्सपायर हो गई जी। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? वहाँ 4 लोग एक्सपायर हुए जी, गाँव धनसोली। क्या पिया था जी इन्होंने ऐसा किसे? वो उसका जी दारू वारू का था, परसों उन्होंने तो दारू ले ली थी थोड़ी बहुत जी, तो उस वजह से बता रहे हैं कि ऐसे होया है उनका। कहाँ से ली थी जी दारू? वो गांव से ही। गांव में किससे ली थी जी? ये नहीं पता जी। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी टेलीफोन से, हमने जागो किया है, लेकिन हमने वहाँ पे उनका कार्रवाई सोचे तरीके मुकदमा दर्ज करके उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी सूरत होगी कार्रवाई करवाएगी। सर मिलावटी शराब का मामला अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, पोस्टमार्टम के बाद में, मिश्रा भेजने के बाद में करेंगे। बाकी हमने FIR लॉन्च कर दी है। अब इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है, वो भी सुनिए। ये शराब माफिया पूरे जोरों पर है थे, और जो शराब माफिया पकड़ा गया था, जो यहाँ पे जब हुआ था, अब तक उसकी कोई, शुरू में कहा गृहमंत्री ने SIT बनाएंगे, SCT बनी, उसका नतीजा क्या निकला तक? तो सरकार को कानून व्यवस्था नाम की चीज तो कोई है नहीं। अब देखो 20 व्यक्तियों की जान गई तो ये छोटी बात थोड़ी है। अवैध और नकली शराब की वजह से इतने लोगों की जान चले जाना बेहद दुखद है, लेकिन इन शराब माफियाओं पर शिकंजा कब और कैसे कसेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। खबर फास्ट के लिए पानीपत से राकेश भयाना, गोहाना से राम सिंह मार और फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। 3 दिनों में सोनीपत में 27 लोगों की जान चले जाना अपने आप में बहुत दुखद और बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। सबसे पहले उन सवालों का जिक्र हम कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो खबर फास्ट यहां पर पूछ रहा है, और ये मंच चूंकि आपका है तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार कुछ नंबर फ्लैश होंगे। उन नंबर के जरिए आप कॉल करके
हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं जो खबर फास्ट की तरफ से पूछे जा रहे हैं। शराब माफिया आखिर इतने बेखौफ क्यों हैं? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कैसे रुकेगा अवैध शराब का गोरख धंधा? शराब माफियाओं को रोकने के लिए सरकार की क्या तैयारी? तो क्यों इतने बेखौफ हैं शराब माफिया और इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। दोनों मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ। सबसे पहले उनका परिचय आपसे मैं करा देती हूं। जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। भाग सिंह जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करूंगी। जिस तरीके से सोनीपत के गोहाना में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, पानीपत में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्यों आज तक शराब माफियाओं के इस गोरख धंधे को सरकार रोक पाने में असफल साबित हो रही है? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो बड़ा ही दुखद विषय है आज का, और हम इस चीज में बड़ा दुख है कि 27 परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया। किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का सुहाग हो, और इस दिन के अंदर ऐसा हादसा हो जो पूरा देश पर्व मना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी ये बात, आज का विषय आपने एक जागृति पैदा करने के लिए उठाया, इसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर कोई भी अपराध, कोई भी कुकृत्य, ये एक मानसिक उपज है। सबसे बड़ी बात है कि किसी का काम है कि अपराध करना है तो वो उस चीज के अंदर जाएगा। ऐसा कोई किसी पे प्रावधान नहीं है कि किसी को भी उठाकर अंदर कर दिया जाए। अब ये अपराध हुआ है, इतने परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़े खोए हैं, तो इनमें जहां तक आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जिस प्रकार से वो शराब बताई जा रही है, वो मुझे कहते हैं कि जैसे देसी है कच्ची घर की निकाली, इस टाइप का कुछ लग रहा है जितना देखने में आया। कि विषय तो दो थे। यदि ये डिस्टिलरी की शराब पीकर इनका हिस्सा हुआ होता तो हमारी कार्रवाई उसी तरह डिस्टिलरी को सील करने की और उसका लाइसेंस रद्द करने की, साथ ही एफआईआर करने की होती। लेकिन जहां तक ये लग रहा है कि ये किसी का छोटा उत्पादन है, कोई अपना इस प्रकार का जहरीली शराब का उत्पादन कर रहा है। अब इसके लिए जो कड़े नियम किए थे वो मार्च के अंदर एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्लियर किया था कि कोई भी अवैध शराब बेचेगा उसको 6 माह की सजा। ड्यू टू कोविड 1 सितंबर का टाइम था, लेकिन वो दिसंबर से ही लागू हो जाए। लेकिन इस विषय के ऊपर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि ये किस प्रकार से यहाँ बनाई गई है। और जी, आपके पास वापस में लौट रही हूं। कुछ दर्शक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं हमारे मेहमानों से। नीरज जगाधरी से जुड़ गए। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो मैं मैडम आपको और राजनीति दोनों नेता को नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम जी, मेरा आपके मंच के द्वारा एक सुझाव है जो सरकार तक जाना चाहिए कि सरकार उस पर क्या राय देती है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन नंबर होते हैं, बिजली के बिल का, पानी के बिल की शिकायत के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ऑनलाइन नंबर की शुरुआत करे ताकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपड़ासी पीएन लग रहे, प्राइवेट संस्था में लग रहे, प्राइवेट कॉलेज में लग रहे, जिनका वेतन 10,000 से भी कम है, जो मैनेजमेंट उनके साथ शोषण कर रही, वे अपनी बात खुल के रख नहीं सक रहे, क्योंकि डीसी में शिकायत जब डर रहे कि हमें कोई निकालना दे कॉलेज से, अगर कोई नहीं निकालता है हमको हमें तंग करेंगे। फिर बाद में आम आदमी अपनी बात रखते हैं मैडम, चल रहा। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात खबर फास्ट के इस मंच पर रखने के लिए। भाग सिंह दमदमा जी, पहले भी ये कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं इसी मंच के जरिए, और यही गुजारिश आपसे कि लोगों की समस्याओं को आप सुने, नोट डाउन कर लें और हो सके तो इस समस्या का समाधान करने का पूरा आश्वासन इसी मंच के जरिए आप इन लोगों तक पहुंचाएं, इन लोगों को दें। जी पूजा जी, अभी मेरे भाई नीरज जगाधरी से बात की है, और युवा साथी मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक दिन हुआ है। जो आज 75% रोजगार को कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आज हुड्डा साहब ये कहीं कह रहे थे पहले से, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज आपके रोजगार के अवसर असलियत में आज खुले हैं। जो 75% रोजगार आज पास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री।
भाग सिंह दमदमा जी की आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया लगता है। उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी, सभी मेरा दर्शकों से ये अनुरोध है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर बेहद महत्वपूर्ण विषय है, शराब माफियाओं को लेकर के विषय है, तो अपने जो सवाल आप रखें वो भी कोशिश कीजिएगा कि इसी विषय से जुड़े, इसी मुद्दे से जुड़े आपके सवाल हो। कुलदीप यमुनानगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस मंच पर। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मैडम जी, ये कोई शराब नकली नहीं है, ये तो मोता है जी बहुत ज्यादा इसका पता लग गया सरकार ने। जैसे शराब नकली बनी ना, ऐसे ही घी नकलिया है, दूध नकलिया है, खोआ पनीर सब कुछ नकलिया है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये कोई आज ही नहीं है, अभी सरकार में है, शुरू से चले आ रहा काम। इसने इस तरफ कोई सरकार, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पहले कांग्रेस ने दिया, ना भाजपा दे रही। तो ये जो नकली माल है, चाह शराब है, दूध है, खोआ पनीर, जो दही भी जो भी है, सब कुछ बंद होना चाहिए। ठीक है, मिलावटी सामान को लेकर के आपका यहाँ पर आपने चिंता जाहिर की है। भाग सिंह दमदमा जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। भाग सिंह दमदमा जी, मुझे लगता है कि कई खबरें हमने भी देखी हैं, सुनी है कि सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो नकली सामान बनाने वाली कंपनियां हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन काफी गंभीर विषय है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में मिलावटी सामान की खबरें कई दफा सामने आती हैं। मुझे भी, मैं सबसे पहले तो चाहे ये मिलावट की बात आई, चाहे डिस्टिलरी की बात करें, कि पिछले समय में अमूमन होता है कि डिस्टिलरी से ही इस प्रकार के गोरखधंधे होते हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, पूरे कैबिनेट ने बैठकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रकार की एक्साइज पॉलिसी लेकर आए हैं कि दो पहलू, हमें एक को तो जड़ से खत्म करना होगा कि जो डिस्टिलरी से इस तरह का काम होता था कभी, इसके अंदर एक बार कोड दिया गया है पर बोतल के ऊपर, वो कहाँ से निकलती है और किस ठेके पर जाती है। तो ये डिस्टिलरी की तरफ से कोई गोरखधंधा था, उस पर तो पूर्णतः ब्रेक लगाने का काम हुआ है। यदि कोई बिना बोर्ड के बोतल मिल जाती है तो तत्काल कार्रवाई। जो अवैध शराब बेचता हो पाया जाता है 6 महीने की सजा। भाग सिंह जी, आप बने रहिए मेरे साथ। बाल मुकुंद जी से भी एक प्रतिक्रिया उनकी ले लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है इस विषय पर। बाल मुकुंद शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि भाग सिंह दमदमा जी कह रहे हैं सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और गंभीर विषय है, अगर मिलावटी सामान लोगों तक पहुंच रहा है तो उनकी सेहत के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। देखिए पूजा जी, मेरे से तो अभी तक आपने कुछ पूछा ही ना था, अब आपने सवाल किया तो मेरा इसमें सुझाव भी है सरकार को। जिस तरीके से कोई पूछ रहे थे आपके जो दर्शक हैं, जिन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है, मिलावट दूध में, खोआ में, या जो भी मोआ बनाने वाले हैं जी, तो एक हेल्पलाइन नंबर अगर गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से स्पेशली जारी कर दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उनको पता लगेगा किसी गांव में कि यहाँ दूध से मोआ बनाने में मिलावट की जाती है, वो यहाँ चंडीगढ़ फोन करेंगे और सीधा रेड डालेगी सीएम। बालमुकुंद शर्मा जी, बहुत अच्छा सुझाव है मुझे लगता है ये, और भाग सिंह जी मुझे लगता है आप भी इस बात पर सहमत होंगे कि अच्छा सुझाव दिया कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो ताकि लोगों की सीधे वो संपर्क कर सके अगर उनके गाँव में, उनके एरिया में किसी भी तरीके की ऐसी कोई समस्या है तो। मुझे जी स्थानीय ईद का सुझाव मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से 100 नंबर की हेल्पलाइन है, उससे आप किसी तरह की भी हेल्प कह सकते हो, जिसके अंदर सीधा कार्रवाई वो रिकॉर्डेड होता है हेड ऑफिस के अंदर, और उसके बाद आपकी कंप्लेंट, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई मिलावटी सामान की हो, आप किसी भी तरह की उसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं, तत्काल पुलिस प्रशासन। चलिए, दो और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी अम्बाला से जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी तीनों से एक सवाल है जी, कि आज सत्र चला था जो अपना किसान अध्यादेशों को लेकर जी, तो वहाँ पे सरकार को किसान को भी खत्म करते जा रही है और शिक्षा का भी देख लो, 6 महीने के करीब हो गए हैं, 1983 पीटीएस को निकाला गया है सरकार द्वारा, और इन्होंने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ झूठा आश्वासन देके अपना मतलब निकाल रहे हैं। बड़ौदा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने उनसे 10 से 12 दिन का समय मांगा था, 6 अक्टूबर को उनसे बातचीत करके, लेकिन उसके बाद आज तक उनको झूठा आश्वासन दिया। 6 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आ गई है जी, पूरा 1 महीना बीत गया है और उनको सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला है, और जबकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, कुछ
हमारे साथी हैं, जिस दिन से सरकार ने उन्हें बर्खास्त अपना रिलीविंग किया है उस दिन से हमारे 4 साथी एक्सपायर हो गए। आज भी एक मित्र की डेथ हुई है। मुझे अफसोस है कि सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। दूसरी जो आज शराब की बात है, तो आज सुबह फेसबुक पे एक लाइव चल रही थी पोस्ट, उसमें एक पुलिस अफसर ये कहता है कि हम बड़ौदा उपचुनाव में बिजी थे, हमें पता नहीं चला। और मैं शराब के मामले में अगर हिदायत दूं तो हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर सिर्फ बंसीलाल एक ऐसा नेता हुआ है जिसने शराब को एकदम से जीरो कर दिया था। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा एक दबंग नेता आए तो अच्छा रहेगा भारत के लिए भी और हर एक प्रदेश के लिए भी। दूसरी बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि एसआईटी का गठन कर रहा हूँ, कब होगा एसआईटी का गठन? ठीक है कब विक्रम लोगों जी, को आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, आपके मिलेगा? सवाल का जवाब ले लेते हैं। और इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी क्योंकि बालमुकुंद शर्मा जी कुछ कह रहे थे। जी जी मैडम। जी सर, सबसे पहले आप कहिए। जी हम पूजा जी, मैं कह था कि ये जो आज की घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। और हम जो भी परिवार हैं, जो दुखी लोग हैं, हमारी सांत्वना उनके प्रति है। जो कॉलर आपसे बात करते हैं तो मेरा निवेदन है कि उनसे भी ये आप बार बार बोलिए कि इस विषय में अपने सुझाव ज्यादा रखें, क्योंकि ये जो स्थानीय स्तर के लोग होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और वो ऐसा सुझाव देते हैं। इनके इलाके में भी कहीं कच्ची शराब बन रही हो, जिस तरह के यूजुअल आए हैं, ये जो लोग यमुनानगर से बोल रहे हैं या जगाधरी से बोल रहे हैं, तो ये ऐसी सूचनाएं दें, आपके माध्यम से भी दें, आगे सरकार के प्रतिनिधि बैठे भाग सिंह दमदमा जी, ये आगे सूचना करें, तो इस पर फोकस करें। और जो लोग जिनका जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवारों के प्रति हमारी जो सहानुभूति है। बालमुकुंद शर्मा जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जो सवाल आपका में हमने विषय उठाया काफी गंभीर और काफी महत्वपूर्ण विषय है और आप यहाँ पर मेहमान के रूप में आए हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से आप यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर निभा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो सुझाव दिए जा रहे हैं मैं भी उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस मंच को आपने एक डिबेट का मंच ना बनाकर बल्कि वाकई ही एक सुझाव देने का मंच आपने बनाया है। भाग सिंह दमदमा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? जी पूजा जी, बालमुकुंद जी शर्मा बड़ी सकारात्मक बात करते हैं। कई बार मेरे डिबेट में बैठना हुआ है और हमारा जब भी बैठना होता है तो सकारात्मक मुद्दों पे ही बात होती है कि किस प्रकार से व्यवस्था के अंदर ऐसा क्या किया जाए। देखिए, विपक्ष का भी कोई अच्छा सुझाव हो तो उसको लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सुझाव आए उसके ऊपर मैंने बताया भी है कि जिस प्रकार 100 नंबर था। और लेकिन प्रदेश के अंदर जिस प्रकार बताया कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये जो चाहे पनीर हो, चाहे सब्जी हो, दालें हो, आज इसके अंदर मुनाफे के लिए ये मानसिक ये अपराध है और ये मानसिक ज्यादा लाभ लेने के लिए कब इंसान के मन में जाग जाती है उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करना सरकार का दायित्व बनता है। इस मामले में आपको एश्योर करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम भी उम्मीद करते हैं जल्दी ही कार्रवाई करेंगे और इनके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगेगी कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को, बड़ों को खोया है, उन तक सारी उम्र काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं भाग सिंह दमदमा जी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस मंच पर इस कार्यक्रम को दिखाने के बाद एक बड़ी कार्रवाई उन शराब माफियाओं पर की जाएगी जिनकी वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है। चलिए, एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश जी हैं चरखी दादरी से। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। पूजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जी कि वो दूसरी प्रकार के जो भी हीनियस क्राइम है, बलात्कार और हत्या, तो बड़े हीनियस क्राइम है। उनमें क्राइम होने के बाद पुलिस या राजनीतिक रूप से संरक्षण दिया जाता है क्राइम होने के बाद। लेकिन मैं 101% नकली शराब बनाने का जो काम है उसमें पुलिस और राजनेताओं का संरक्षण पहले ही उनको होता है 101%। और मैं उसका सबूत के साथ बता सकता हूँ। मैं दोनों प्रस्तावों से एक बात पूछना चाहूंगा। 2005 से 2014 तक सरकार रही कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि 2005 से 2014 तक कितने नकली शराब के केस पकड़े गए थे और उनमें कितने को सजा हुई। आज नहीं, किसी दिन बता देंगे। 2014 से 2020 तक ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और एक साली है, ये बताएं कि भाई कितने नकली शराब बनाने के केस पकड़े गए और उनमें कितने को सजा हुई है। अभी मेरे साथी कह रहे थे भाग सिंह जी कि बड़ी संगीन धाराएं लगाएंगे। धाराएं लगाने से कोई काम नहीं चलता। उन धाराओं के बारे में सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। FIR में धारे लगाना क्या मैं समझता है, उसमें आप सवाल क्या देंगे, सबूत लगाते हैं, यही वो संरक्षण के होता है।
पुलिस और राजनीति के द्वारा। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपका सवाल मुझे लगता है मेहमानों तक पहुंच गया। एक बार जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहती है इस कार्यक्रम में और सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी के सवाल लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। भाग सिंह दमदमा जी, सीधा आपके पास आऊंगी, दीजिए जवाब। वेद प्रकाश जी, आपने बात बहुत अच्छी कही कि धाराएं लगाने से, देखिए प्राइमरी स्तर पर कहीं से तो चलना पड़ेगा ना। अगर उनको इतनी सख्ती से लेकर चलेंगे और कानून के अंदर जाकर माननीय न्यायालय के अंदर उसको साबित भी करेंगे कि जिस प्रकार का ये गलत अपराध है, और ये कहते हैं कि किसी एक पार्टी या सरकार का, ये सभी समाज की पूर्णतः जिम्मेवारी बनती है कि समाज के अंदर जागरूक लोग होंगे। यदि वो इस प्रकार से जिले के अंदर अपनी बात रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि नकली काम करने वालों का जल्दी से सफाया प्रदेश के अंदर होगा और सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। भाग सिंह दमदमा जी, कहीं ये बातें महज बातें ना रह जाएं, वाकई कार्रवाई होगी। एक्चुअल में वो ये पूछना चाह रहे थे। पूजा जी, मैं ये बताता हूँ कि मैं और आपका परिवार और वेद प्रकाश जी का परिवार, बाल मुकुंद जी का परिवार इसी समाज के अंदर रहते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, कल को वो भी लत के अंदर पड़ सकते हैं। इसलिए ये मेरी और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि यदि समाज में कहीं पता लगता है तो हम अपने स्तर पर भी प्रशासन से जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करें। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इस प्रकार के मामलों में कहीं भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, पूरी सख्ती के साथ इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुमेर चंद सोनीपत से। सुमेर चंद जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद, बताइए सर। ऐसा है कि यहाँ बैठ करके हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल करने वाले कहाँ से आएंगे। पहले मेरे ही जिले में अभी बताया ना 27 मौतें हुई हैं सोनीपत में। पिछले साल यहाँ खरखोदा एक जगह है, वहाँ सैकड़ों पेटी शराब की जो है जमीन में दबी मिली थी। बिल्कुल। बताओ किसको सजा हुई? बताइए। ये भाई जो बैठे हैं, भाग सिंह दमदमा जी, महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने जो बैठा रखे हैं, ये बताइए कि सैकड़ों पेटी मिलने के बाद सजा किसको हुई? सवाल इस बात का है, सरकार का डर होता है, कानून का डर होता है। हम भी यही सवाल कर रहे हैं सुमेर चंद जी, हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों आखिर शराब माफिया इतने बेखौफ हैं, किसी का डर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, सरकार की तरफ से कार्रवाई का डर नहीं है। लेकिन हमारे मंत्री जी हैं, एक अम्बाड़े से मंत्री जी हैं, दादी वादी बड़ी लंबी है उसकी, सुबह से शाम तक पता ना अनर्गल बातें क्या क्या करता है, लेकिन इस बारे में कभी वो कहे तो सही। अम्बाड़े में मेरे पीछे भाग सिंह दमदमा जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है, एक बार जवाब ले लेते हैं भाग सिंह दमदमा जी से। सुमेर चंद जी, मैं उस विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह पुलिस ने सारी कार्रवाई की, जो लोग अरेस्ट होने थे वो अरेस्ट भी हुए हैं, चालान भी प्रॉपर तरीके से बना। ऐसा नहीं कि उनमें से बरी कितने, देखिए पूरी तरह से पैरवी केस की है। न्यायालय का काम है, किसको सजा दे वो सरकार का काम नहीं है या हमारा काम नहीं है। हमारा तथ्यों के साथ किसी को ना बचाया गया, सबके खिलाफ आप लोग चलान दे सकते हैं। भाग सिंह दमदमा जी, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, ये तो सरकार का काम है, ये सरकार का पूरी तरह से दायित्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीजीपी हरियाणा ये पूरे आंकड़े दिए हैं, हर एफआईआर का जिक्र किया है। पिछले टाइम से और प्रदेशों के मामले में हरियाणा में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपराधी की प्रवृत्ति पे आना चाहता हूँ कि हमारी बहन को आंध्रा के अंदर जब गलत काम करके जलाया गया तो उनका मौके पे इनकाउंटर भी किया गया लड़कों का। उसके बाद भी क्या अपराध महिलाओं के प्रति बलात्कार थमा? ये लोग आज भी हरियाणा के अंदर भी हुआ है, यूपी के अंदर भी हुआ है। चलिए भाग सिंह दमदमा जी, आप इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार अपना काम कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके क्यों आखिर अपराधी इतने बेखौफ हो जाते हैं कि किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम देने से पहले एक पल नहीं सोचते? क्यों आखिर उनके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का? क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है? बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सवाल आपका मैं जिक्र यहाँ पर हो रहा था कि आखिर शराब माफिया कैसे हरियाणा प्रदेश में इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या आखिर तैयारी है सरकार की, आगे इन शराब माफियाओं पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।